हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का 7 चैप्टर हिस्ट्री का, जिसका नाम था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? अमेरिका को आज़ाद करने की बात कर रहे हैं। तो पहले हम जान लेंगे अमेरिका के बारे में कि अमेरिका का खोज किसने करा था। पिछले क्लास में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा इंट्रो जरूरी है कि नहीं। तो खोज किसने करा था? क्रिस्टोफर कोलंबस ने करा था। कब करा था? तो 1492 ईस्वी में करा। ठीक है। अब नामकरण यानी कि अमेरिका नाम कैसे पड़ा? तो अमेरिका नाम पड़ा, एक क्या था, नाविक था, स्पेनिश नाविक, जिसका नाम था अमेरिको वेस्पुची। इसने अमेरिका का काफ़ी विस्तार से खोज करा था। तो इनके योगदान के लिए उस कंट्री का नाम ही दे दिया गया अमेरिका। अमेरिको से बना क्या? अमेरिको से बना अमेरिका। क्लियर है। अब आता है कि पहली बार आधिपत्य वर्चस्व किसने जमाया अमेरिका के ऊपर? पहले तो ये आज़ाद था, इसको कोई जानता भी नहीं था। क्रिस्टोफर कोलंबस आए तो खोज लिए, और ये यूरोपियन हैं तो ये सब लोगों को बुलाएं कि आओ भाई, नया नया कंट्री ढूंढे, आकर यहाँ देखो। तो फिर लोग, कोई भी नया जगह तो क्या वर्चस्व जमाना स्टार्ट करता है। तो यूरोप के लोग में याद रखना है कि फ्रांस और इंग्लैंड ने पहली बार वर्चस्व जमाया उत्तरी अमेरिका वाले पार्ट्स में। क्लियर है। उत्तरी अमेरिका वाले पार्ट में फ्रांस और इंग्लैंड ने वर्चस्व जमाना स्टार्ट कर दिया। अब देखो क्या है, अब यूरोप के अंदर की बात करते हैं, जिसके फ्रांस और इंग्लैंड क्या है, यूरोप वाला पार्ट है। तो यूरोप में क्या हो रहा था कि लोगों के अंदर स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसी बातें हो रही थी। तो लोग चाहते थे कि आज़ाद रहें, समानता सबको मिले, इस तरह की बातें हो रही थी। ठीक है। और साथ में इधर दो रीजन था, इधर कि इंग्लैंड और उपनिवेश के बीच में क्या दूरी बढ़ रहा था। उपनिवेश का मतलब क्या होता है? जैसे कि माना क्या आप बिहार के राजा हो, ठीक है, या आप बिहार, आपके बिहार के अंडर है, ठीक है, और आपने कब्जा कर लिया झारखंड को। तो झारखंड क्या बन जाएगा? झारखंड आपका उपनिवेश हो गया। समझ रहे हो। तो ये होता है उपनिवेश। तो उपनिवेश क्या हो गया? अमेरिका जो था, अमेरिका वाले जितने पार्ट्स थे वो सब क्या था, उपनिवेश के अंदर आ गया। तो इंग्लैंड और उपनिवेश के बीच में क्या हुआ? दूरी बढ़ने लगा। एक तो नॉर्मल दूरी भी ज़्यादा था, और दूसरा लोगों के बीच में क्या था, भरोसा नहीं था, मतलब शोषण हो रहा था। तो लोग क्या चाहते थे कि आज़ादी चाहते थे, हमको स्वतंत्रता मिले, समानता मिले। समझ रहे हो। एक कारण ये बातें थी। अब है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम क्यों हुआ, कारण क्या था? कोई कारण होगा तब तो कि ऐसे ही अपने अपनी आज़ादी चाहेंगे। पहला कारण देखो क्या लिखा है। पहला कारण लिखा है उपनिवेशों में राजनीतिक स्वायत्ता का अभाव। इसका मतलब क्या हुआ? उपनिवेश मतलब तो समझ गए कि जिसको मैंने कब्जा करा वो उपनिवेश हो गया था। अमेरिका के जितना पार्ट से छोटे छोटे पार्ट, वहाँ जितने उपनिवेश हो गए, बहुत सारे उपनिवेश थे, सब मिलकर अमेरिका बना, है कि नहीं। तो उपनिवेश में क्या था? राजनीतिक क्या था? स्वायत्ता का अभाव था। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह था कि उन लोगों को आज़ादी नहीं था, प्रजातांत्रिक नहीं था, मतलब वहाँ का माहौल। जैसे इंग्लैंड ने कब्जा कर चुका था, तो इंग्लैंड अपने मन से चलाता था, प्रजा की बात नहीं सुनता था, तो प्रजातांत्रिक नहीं था। साथ में जो गवर्नर चुना जाता था, जो उपनिवेश के अंदर क्या था, गवर्नर, जैसे स्टेट होता है, स्टेट के अंदर गवर्नर होता है कि नहीं, उसी से उपनिवेश के अंदर गवर्नर होता है। जो गवर्नर का चुनाव करता था वो इंग्लैंड के राजा करते थे। ये बड़ा दिक्कत था। अब जो गवर्नर चुना गया, इंग्लैंड के राजा द्वारा चुना गया, और जो भी राजा बोलेगा वही गवर्नर को करना पड़ेगा। तो उपनिवेशों का राजनीतिक वैल्यू कुछ रहा, यहाँ के लोग तो शोषण हो रहा था, है कि नहीं, एक तरह से देखा जाए तो। अब गवर्नर क्या करेगा? राज करेगा उपनिवेश के ऊपर। अब जो राजा बोलेगा वो गवर्नर करेगा। तो वहाँ के जो लोग हैं उन लोग को तो बड़ा दिक्कत होगा, है कि नहीं। फिर ये मानते थे कि उपनिवेशवासियों योग्य नहीं है। इंग्लैंड वाले मानते थे, जिन्हें कब्जा करते, कि यहाँ के लोग योग्य हैं ही नहीं, जो है सब हम ही करेंगे, मेरा ही गवर्नर होगा, मेरा ही लोग इस सरकार चलाएगा वहाँ। समझ रहे हो। उपनिवेशवासी का कोई वैल्यू नहीं है कि आप पॉलिटिक्स में नहीं आओ, जो है आराम से शोषण आपका करेंगे हम बस। साथ में सारा जो अधिकार था, पूरे उपनिवेश का अधिकार गवर्नर के पास था। गवर्नर जो चाहेगा जो कर सकता है। समझ गए। तो ये बड़ा दिक्कत थी। यानी इसका मतलब क्या है कि राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव था। यानी कि स्वायत्तता का मतलब होता है सबको बराबर अधिकार मिलना या सबको आज़ादी मिलना राजनीतिक तौर पर, वो का बहुत अभाव था। सब जो कर रहा था इंग्लैंड अपने मन से कर रहा था, वहाँ के राजा के सारे ऑर्डर्स हो रहा था। पहला रीज़न ये हो गया। दूसरा रीज़न ये भी है कि भौगोलिक दूरी काफ़ी ज़्यादा थी। भौगोलिक दूरी का मतलब है अटलांटिक महासागर के एक छोर पे कौन है? अमेरिका था, और एक दूसरे छोर पे इंग्लैंड था। तो आने जाने में बहुत टाइम लगा, जैसे कि 3000 मील। देख लो कितना, तीन मील में लिखा है, उसको किलोमीटर में निकालो तो कितना निकल जाएगा, सोच लेना आप। 3000 मील डिस्टेंस था दोनों के बीच में। तो उपनिवेश जो भी था उसमें नियंत्रण कम रहा, जो मन में आया वो कर सकते थे। इसीलिए तो युद्ध कर पाए, स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ पाए। अगर टाइट करके रहता तो लड़ पाते, नहीं लड़ पाते। तो उपनिवेश के पास नियंत्रण कम था, साथ में सेना और रसद में क्या था, किल्लत होता था। क्या लिखे हैं भाई? रसद, वही रसद में दिक्कत होता था, दिक्कत लिखा हुआ है, रसद पहुंचाने में दिक्कत होता था। अब होगा ही, सेना को आने में टाइम लगेगा, जो भी राशन वगैरह वो लाने जाने में बहुत दिक्कत होगा। डिस्टेंस है 3000 माइल। अब यहाँ से अगर बिजनेस भी करना चाहे तो काफ़ी डिस्टेंस ज़्यादा है कि नहीं।
तो ये दूसरा रीज़न ये था। तीसरा रीज़न क्या था भाई, आज़ादी क्यों चाहिए अमेरिका वाले को? तो यहाँ के धार्मिक समाजी व्यवस्था में मतभेद था। वहाँ के लोग कुछ और धर्म को मानते थे, यहाँ के कुछ लोग अब ब्रिटेन के लोग यहाँ राज कर रहे थे। ये लोग क्या एंग्लिकन पद्धति को मानते, एक तरह का आप मान लो कि जैसे होता है ना, एक तरह का जैसे हिंदू मुस्लिम एक तरह से होता है ना, उस तरह से ये मान लो कि एक तरह से ट्रेडिशन है ये, मतलब इस धर्म को फॉलो करने का मतलब ट्रेडिशन है, सोच एक तरह से मान लो। तो एंग्लिकन पद्धति को मानते थे ब्रिटेन वाले लोग, मतलब इस धर्म को ये फॉलो करते थे, इस टाइप के धर्म को। और अमेरिका वाले प्यूरिटन को फॉलो करते थे। मतलब तो हो गया भाई, ब्रिटेन वाला ज़बरदस्ती बोलता है कि एंग्लिकन तुम भी फॉलो करो, एंग्लिकन तुम भी बन जाओ। और यहाँ के लोग जो थे प्यूरिटन थे और प्यूरिट को फॉलो करते थे। अब देखो एक दिक्कत ये भी हुआ कि जो ब्रिटेन के अंदर थे जो सामंतवादी सॉरी प्यूरिटन्स और प्रोटेस्ट जो थे, वो भी यहाँ से भाग के अमेरिका आने लगे, क्योंकि यहाँ पे इनका शोषण हो रहा था। अमेरिका में ऑलरेडी प्यूरिटन थे, तो इनको लगा कि वहाँ जाएंगे तो क्या होगा, हम सेफ रहेंगे। तो यह प्यूरिटन और प्रोटेस्ट जो था ये भी क्या है, एक तरह का धार्मिक संस्थान है या धर्म मान के चलो। तो ये लोग भी क्या भाग के कहाँ चले गए, अमेरिका आने लगे। तब ब्रिटेन के अंदर भी ये दिक्कत होने लगा, और यहाँ के जो अमेरिका के लोग थे वो भी दिक्कत होने लगा कि ब्रिटेन वाले का जो बोलते थे वो करना है, तो ऐसा तो थोड़ी कर पाएंगे, धर्म जो ज़बरदस्ती थोड़ी फॉलो करवाएंगे। तो ये लोग में ये बात रहा, इनको आज़ादी चाहिए इसी कारण। फिर देखो यहाँ सामाजिक व्यवस्था की बात हो रही है। तो देखो जो ब्रिटेन था वो कैसा था, सामंतवादी को फॉलो करता। सामंतवादी का मतलब होता है किंग। सामंतवादी का मतलब एक राजा होगा, बाकी उसके नीचे प्रजा है, राजा की सेवा कीजिए, जो राजा बोलेगा वो करना पड़ेगा। लेकिन वही अगर बात करते हैं अमेरिका लोग चाहते थे, अमेरिकी लोग, कि प्रजातांत्रिक हो, यानी कि प्रजा के पास पावर हो, वो चुनेगा नेता चुनेगा वो बड़ा नेता, इस तरह से। जैसे कि हम लोग क्या प्रजातांत्रिक है, भारत क्या प्रजातांत्रिक है, अब तो सारा कंट्री प्रजातांत्रिक हो गया है कि नहीं। तो ये ऐसा सोच था इन लोग का, जो कि बहुत अच्छा सोच था। लेकिन नहीं, ब्रिटेन वाला चाहता कि नहीं हमारा किंग राज करेगा। अब देखो क्या था, ये लोग कुलीन थे, काफ़ी रिच वाले को फॉलो करते थे, कि जो रिच चीज़ों को मतलब ज़्यादा वैल्यू देते थे, जो ज़्यादा रिच है उसको ज़्यादा वैल्यू है, इनका ये मानना था। अब बाकी गरीब लोगों को कोई वैल्यू नहीं है। और इनका सामाजिक व्यवस्था के अंदर ये समता मूलक थे, यानी कि ये सब चाहते थे कि सब कोई बराबर बराबर कमाए, आराम से सब ऐश करे, मौज करे, समझ गए। जिसको बोलते हैं समता मूलक, ठीक है। ये तीसरा रीजन था। चौथा रीजन देखिए, चौथा रीजन है सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध का मतलब क्या हुआ, 7 सालों तक चलने वाला युद्ध। अभी क्या है भाई, 1756 से लेकर 1763 के बीच में क्या हुआ, युद्ध चल रहा था। किसके किसके बीच में, तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। ये पूछ भी सकता है कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में युद्ध कब से कब तक चल रहा था, यह सप्तवर्षीय युद्ध क्या है। तो डायरेक्ट बोलना है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में युद्ध हो रहा था। तो 1756 से लेकर 1763 में हुआ। अब जो युद्ध हुआ इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, तो मजबूरन अमेरिकी लोगों को इंग्लैंड का साथ देना पड़ा। क्यों, क्योंकि कनाडा के अंदर ये थे, फ्रांस की सेना से अकेले नहीं लड़ सकते थे। अगर ये चाहते उपनिवेशक लोग या जो इंग्लैंड के लोग थे अकेले नहीं लड़ पा रहे थे, तो क्या था, या अकेले पड़ जा रहे थे। ये मान के चलो जो उपनिवेशक लोग है, अगर डायरेक्ट वो जाकर फ्रांस से जाकर लड़ना शुरू करेगा तो खुद मार खा जाएगा, है कि नहीं। तो ऐसी बातें थी, तो इनको मजबूरन क्या करना पड़ा, इंग्लैंड का साथ देना पड़ा। ऐसे देखो भारत में भी एक समय था कि इंग्लैंड के लिए मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मतलब लड़ाई करा है, इंग्लैंड के लिए यहाँ से लोग सेना रहते थे और उनके लिए लड़ते थे। वर्ल्ड वार के अंदर विश्व युद्ध जो हुआ था ना, विश्व युद्ध में जो भारत के लोग होते थे वो इंग्लैंड के लिए। इंग्लैंड का देखो मैं आपको एक थॉट बताता हूँ, इसको आप समझने का बेसिक तरीका, कि इंग्लैंड लोग का मानसिकता क्या था। आप सोचिए, देखो पहले वो क्या करते हैं, भारत में ही सोच लो या किसी भी कंट्री पे सोच लो, पहले वो क्या करते थे, पहले कोई नया देश ढूंढा, अब देश ढूंढ लिया तो इंग्लैंड वाले गए और वहाँ से क्या करा, व्यापार करना सोच रहा, व्यापार करना शुरू कर दिए, आना जाना आना जाना आना जाना। फिर धीरे धीरे क्या करें, वहाँ एक कंपनी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। देखो कैसे कब्जा होता है, देखना ध्यान से। अब उस देश के अंदर कंपनी बनाना स्टार्ट कर देंगे। अब कंपनी क्या करेगा, रूल बनाएगा, नियम बनाएगा, कानून बनाएगा। फिर क्या करेंगे, वो रोज लोगों पर क्या नियम कानून थोपने लगेंगे, अपने धर्मों का प्रचार करने लगेंगे। समझ रहे हो, इस तरह की बातें होंगी, ठीक है। अगर फिर वो क्या करेंगे, पूरी तरह से कब्जा लेंगे, आप उसके अंडर में चले गए, इंग्लैंड के अंदर में चले गए। अब इंग्लैंड का जो भी दुश्मन है वो आपका दुश्मन है, आपको ये मान के चलना है। इंग्लैंड जो बोलेगा वो करना पड़ेगा, इस तरह की बातें थी। तो भारत ने भी इस तरह से लड़ा है। उस तरह से अमेरिकी लोग भी थे, जो वहाँ के जो उपनिवेशक थे, उपनिवेशवासी थे, वो इंग्लैंड का साथ देना पड़ा उनको फ्रांस से लड़ने के लिए। इसी कारण क्या हुआ, फ्रांस तो हार गया बेचारा और इनका जीत हो गया। अब देखो क्या हुआ, अभी युद्ध तो हुआ, लेकिन अब देखो जो उपनिवेशक थे उनके मन में एक लालच आ गया या एक भावना आया कि हम लोग को भी आज़ाद होना चाहिए, हम लोग नहीं रह सकते हैं प्रेशराइज में। जैसे फ्रांस में तो कब्जा कर लिया ये, या फ्रांस को हरा दिए, तो इन लोगों के मन में आया कि नहीं, हम लोग को आज़ाद रहना चाहिए, हम लोग को कोई कब्जा ना करे या हम किसी के अंडर में ना रहें। ये इनके मन में भावना आया। तो प्रोफेसर एक प्लॉट थे, उन्होंने अपनी किताबों में लिखा एक कि मन में आज़ादी की जो इच्छा उभरी लोगों के अंदर,
तो वो था स्वतंत्र फ्रांस के हार के कारण ऐसा हुआ। जब फ्रांस युद्ध में हार गया तो जो उपनिवेशक थे उनके मन में एक लालसा हुआ कि हम लोग को भी आज़ाद होना चाहिए। समझ रहे हो? जबकि ये लड़े थे इंग्लैंड से ही और इंग्लैंड से ही आज़ादी चाहते थे, क्योंकि इंग्लैंड ऑलरेडी इन पर क्या था, प्रेशर डाले हुए था, जो मना था वो करवाता था। समझ रहे हो? तो ये बात थी, ये इससे भी होता है, यानी सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव उन लोग को मांडली पड़ा, दिमाग पे पड़ा। तो ये भी एक कारण है अमेरिका के आज़ादी का, स्वतंत्रता संग्राम का। संग्राम का मतलब होता है युद्ध, हमको लड़ना है स्वतंत्रता के लिए। समझ रहे हो? बहुत सारे रीज़न है। अब देखो पांचवा रीज़न दिखाता हूँ आप लोग को, ध्यान से देखिएगा, इसको सिर्फ कहानी की तरह पढ़ते जाओ और इसमें ध्यान रखना है, बार बार रिवाइज करना कि क्वेश्चन इसी से आएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएंगे। पांचवा कारण है प्रगति विरोधी आर्थिक नीति। जो आर्थिक नीति बनाया गया था वो बेकार बनाया गया। अब देखो इंग्लैंड तो राज कर रहा था, जैसे हम अभी मान के चलो कि अभी हम लोग का हाल फिलहाल में क्या बजट लागू हुआ है, अगर अच्छा बजट नहीं लागू हुआ तो क्या होगा, प्रगति विरोधी है। वो आर्थिक नीति तो है एक तरह का, बजट क्या होता है, एक तरह का आर्थिक नीति होता है। नियम कानून जो है, जीएसटी वगैरह लाना, टैक्स वगैरह लाना, सब क्या है, नियम कानून, आर्थिक नीति है। अगर वही अच्छा नहीं रहेगा तो देश का विकास होगा नहीं, होगा प्रगति, होगा नहीं होगा। तो वही बात है, प्रगति विरोधी क्या हुआ, आर्थिक नीति लाया गया। इसमें क्या हुआ, जो मातृ देश था, मातृ देश क्यों बोला गया इंग्लैंड को, क्योंकि इंग्लैंड ने कब्जा कर चुका था अमेरिका के ऊपर। इंग्लैंड के लोग जो ये मतलब ये यूरोपीय लोगों ने क्या करा था, अमेरिका को खोज करा था, इसलिए इनको क्या बोला था, मातृ देश बोला जाता है इंग्लैंड को। तो मातृ देश क्या था, जो पावर था इसका इस्तेमाल करता उपनिवेशों को अपने अधिकार का शोषण करने के लिए और संसाधनों का मिस यूज कर रहा था। ये देखो, ये बड़ा गड़बड़ है। इंग्लैंड जो अपने पावर का इस्तेमाल कैसे करता था, अपने निवेशों का जो शोषण कर रहा था, जो मन में आया वो अपने निवेश जो है उनको जो भी बोलना है करेंगे, उसको जो भी कानून है थोपना है थोप देंगे। और साथ में जो उनका संसाधन है, अमेरिका में आप राज कर रहे हो तो अमेरिकी लोगों का संसाधन है, तो उनके संसाधनों का मिस यूज करना, जैसे पेट्रोलियम हो गया, जो भी चीज़ें संसाधन में आता है वो सबका ये लोग क्या करें, मिस यूज करने लगे, बर्बादी करने लगे। अब उपनिवेशक के अंदर क्या था, उन्मुक्त व्यापार की भावना थी। देखो उपनिवेशक चाहते थे कि हम फ्रीली अपना व्यापार करें, ये हर कोई चाहता है भाई, लेकिन ऐसा नहीं था, दबाव बहुत था। इंग्लैंड के लोग जो चाहेंगे, इंग्लैंड वाले जो चाहेंगे वही करना पड़ेगा आपको। अब खुलेआम व्यापार नहीं कर सकते हैं, बड़ा कंपनी होगा वो अपने इंग्लैंड के अंदर में रहेगा, वहाँ के राजा के अंडर में रहेगा, वो काम करेगा। आप चाहे फ्री अपना बिजनेस खड़ा कर लें तो नहीं, उन्मुक्त व्यवहार कर लें तो नहीं, नहीं पॉसिबल था। तो उपनिवेशक चाहते थे कि उन्मुक्त व्यवहार हो, लेकिन नहीं हो रहा था। तो ये भी एक भावना था कि अरे भाई नहीं करने दे रहे हो, हमको आज़ादी चाहिए। फिर ये देखो, ये मिडिल क्लास के लोग थे, जो ये क्या करते थे, ये रिच क्लास जो था इंग्लैंड को, उससे बहुत ज़्यादा ही घृणा करते थे। क्यों करते थे, क्योंकि लोग शोषण करते थे। रिच वाले जो थे, रिच क्लास के जो लोग थे इंग्लैंड वाले, ये मिडिल क्लास वाले को बहुत शोषण करते थे। जैसे ये मान के चलो, जो अमेरिकी लोग हैं, रियल जो अमेरिकी लोग, आप मान के चलो, एक आइडिया दे रहा हूँ आपको, कि जो ब्लैक लोग हैं, काले लोग हैं, वही रियल अमेरिकन है, उनको रेड इंडियन बोला जाता था। समझ रहे हो, वही मेन है। लेकिन उन पर शोषण करा गया। फिर आप जो व्हाइट वाले दिखते हैं ना, वो समझ लो कि बाहर से यूरोपियन लोग हैं, उसमें एडअप है। समझ रहे हैं? लेकिन रियल अगर अमेरिकन बोले तो काले लोग ही हैं। इसलिए उन लोगों की क्या होती है, मौलिक आधार की बात होती है, रिस्पेक्ट होती है कि नहीं। तो ब्लैक लोग ही रियल अमेरिकन है, ये दिमाग में रख लेना। तो ये लोग क्या कहते हैं, मिडिल क्लास लोग थे इंग्लैंड के, जो रिच फैमिली से रिच क्लास थे, उससे बहुत ज़्यादा घृणा करते थे। रीजन क्या था, कि रिच क्लास के लोग इनसे जो भी मनमाना था करवाते थे, यानी फोर्सफुली करते थे। छठा रीजन क्या था स्वतंत्रता संग्राम का, छठा रीजन था टैक्स। टैक्स में वृद्धि, काफ़ी ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया गया था। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में युद्ध हुआ था, आपको बताया था सप्तवर्षीय युद्ध के अंदर। अब इंग्लैंड फ्रांस के बीच में युद्ध होगा तो ऐसा तो है कि जरूर है कि लॉस होगा, ऐसा थोड़ी कि सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो इंग्लैंड को बहुत हानि हो, पैसा लगा, युद्ध होता था, बंदूक क्या, बारूद बम, सेना, खाना पीना सब चीज़ होता है, जिसमें इंग्लैंड का पैसा खत्म हो गया, यानी कि मनी लॉस हो गया। कि फ्रांस लड़ा, भले ये जीत गया लेकिन पैसा तो बर्बाद हुआ ना। तो पैसा बर्बाद होता है, इसको ये अपनी क्या रिकवरी करने के लिए पीएम ग्रेनविले ने, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर था, कहाँ का, इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर, उसने लाया क्या, स्टाम्प एक्ट लाया। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, आपसे डायरेक्ट एग्जाम पूछेगा, स्टाम्प एक्ट कब लाया गया, किसके द्वारा लाया गया। तो स्टाम्प एक्ट लाया गया 1665 ईस्वी में, 1665 में लाया गया, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ग्रीनविले के द्वारा। क्लियर है? इसमें क्या करा गया कि हर 20 शिलिंग्स का स्टाम्प आपको लगाना अनिवार्य हो गया। जैसे देखो स्टाम्प का मतलब ये मान के चलो कि एक ज़माना था, हम लोग क्या करते थे, लेटर भेजते थे, आज भी हम लोग लेटर भेजते हैं, स्पीड पोस्ट करते हैं, तो क्या था उसके बाद स्टाम्प लगाते हैं कि नहीं। तो उसी तरह से क्या था, बिजनेस वगैरह में भी क्या था, आपको 20 शिलिंग्स का स्टाम्प लगाना होगा, यानी एक तरह का टैक्स हो गया वो। आज आप स्टाम्प खरीदते हो पैसे, तो क्या है एक तरह का वो टैक्स है, या वो उसका क्या रेट है पहुँचाने का, है कि नहीं। थोड़ी फ्री में मिलता है, स्टाम्प का वैल्यू है, क्योंकि आप पैसे दे रहे हो स्टाम्प के बदले, यानी उसकी कीमत है, यानी आप टैक्स दे रहे हो, ये मान के चलो। तो वही बात है, 20 शिलिंग का स्टाम्प सब पे लगने लगा, ठीक है। यानी कि ग्रीनविले के द्वारा स्टाम्प एक्ट लगाया 1765, यानी कि लोगों के पास क्या हो गया, टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा था। दूसरा रीज़न क्या हो गया, 1767 ईस्वी में, देखिए यहाँ पे 1767, ये बड़ा बड़ा ये इफेक्ट करा।
1767 में क्या हुआ, उपभोक्ता वस्तु पे भी टैक्स लगने लगा, यानी कि जो चीज़ आप खा पी रहे हो, डेली यूज में आप जो कर रहे हो, यूज कर रहे हो, उस पर टैक्स लगा। जैसे कि हाल फिलहाल में देखो कि भारत सरकार ने भी लगाया, खाने पीने दही की चीज़ों पे लगाया, दूध दही पे, डेयरी की चीज़ों पे टैक्स लगाया। तो आदमी क्या होता है इससे, उनके पैकेट से पैसा ज़्यादा खर्च होता है, तो लोग क्या होता है, नाराज़ होते हैं, ये यार खाने पीने की चीज़ पे तो टैक्स नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। रोज़मर्रा की चीज़ों का, डोमेस्टिक चीज़ों पे क्या, उपभोक्ता वाली वस्तु पर नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं, 1767 में क्या करा गया, उपभोक्ता वस्तु पे क्या, टैक्स लगा दिया। जैसे कि कागज़ हो गया, डेली यूज़ का चीज़ है, शीशा हो गया, चाय हो गया, इन सारी चीज़ों पे, और साथ में रोगन हो गया, इन सारी चीज़ों पे क्या हुआ, टैक्स लगा दिया गया। फिर एक दो व्यक्तियों का नाम याद रखना, सैमुअल एडम्स के बारे में याद रखो। सैमुअल एडम्स ने एक नारा दिया, सैमुअल एडम्स, जब टैक्स बढ़ा तो उसी समय एक सैमुअल एडम्स व्यक्ति थे, उन्होंने नारा दिया कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। यानी इनका मानना था कि अगर आप ठीक से हमारा राज्य नहीं चला सकते हो, हमारा जो देश है उसको नहीं चला सकते हो, प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हो हमारा, तो आपको हम टैक्स क्यों दें, है कि नहीं। तो ये पूछेगा आपसे कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया, तो सैमुअल एडम्स ने दिया। क्लियर है। फिर क्या हुआ, इनके विरोध में एक संस्था भी बनाया गया, मतलब टैक्स के विरोध में लोगों ने संस्था बनाया, स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता की पुत्रियां, दो तरह की संस्था बनाई गई। दोनों संस्था का नाम याद रखना, स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता की पुत्रियां। स्वाधीनता का मतलब होता है आज़ादी, हमको मतलब जो मन करेगा हम करेंगे। स्वाधीनता का मतलब ये होता है इच्छा से, समझ रहे हो। तो छठा रीजन तो ये था, टैक्स बढ़ा दिया। सातवां रीजन क्या था स्वतंत्रता संग्राम का, लेखक प्रचारकों की काफ़ी भूमिका रहा। लेखकों ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करा, लोगों के अंदर भावना फैलाया कि आपका बहुत शोषण हो रहा है, आज़ादी के लिए लड़ो, समझ रहे हो। तो 1776 में एक नोवेल लाया गया, एक पत्रिका आप बोल सकते हो, इसका नाम था कॉमन सेंस, जो कि टॉमस पेन या इनको टॉमस जेफरसन बोला जाता है, इनके द्वारा ये लॉन्च करा गया 1767 इसमें। एक मैगजीन जिसका नाम था कॉमन सेंस, ये लोगों के अंदर तुम आग भर दिया कि हम लोग को आज़ादी अब चाहिए ही चाहिए। ये सपोर्ट कर रहे थे। उपनिवेशकों का जब विद्रोह था, इंटरनली विद्रोह जो हो भी समझो आप, ब्रिटेन के लोगों का या इंग्लैंड के लोगों का विद्रोह जो कर रहे थे कि जाओ हमारे कंट्री से बाहर जाओ, शोषण नहीं करो, तो इसका ये सपोर्ट कर रहे थे, उपनिवेशवासियों क्या करते सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए इन्होंने ये लिखा कॉमन सेंस नामक समय मैगजीन। लोगों के अंदर बहुत अच्छा इफेक्ट डाला ये। आठवां ये था जॉर्ज थर्ड। ये जॉर्ज थर्ड आके तो सारा मामला खराब कर लिया। लोग यहाँ तक भी थे कि देखो यहाँ तक भी थे कि लोग चाहते थे ना उपनिवेशवासी की, अगर बैठ के आप बात कर लीजिएगा, सुलझा लीजिएगा मामला, तो सुलझा लेंगे। ये जॉर्ज थर्ड से आने से पहले का ये मामला है। ये लोग चाहते थे कि आप आराम से मीटिंग कीजिए, बातचीत हो दोनों के बीच में, बातें मानी जाए, तो मामलों को हम शांत कर दें, हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे आपसे। लेकिन ये जॉर्ज थर्ड आया, इसने निरंकुश नीति लाया, यही सारा मामला ख़राब कर दिया। इसके बाद जो है कि वापस ऊपर से नहीं जाना था, एकदम लड़ना ही चाहते थे कि मरे या जिए, और लड़ना है तो लड़ना है। ये रीजन था जॉर्ज थर्ड, ये बहुत ज़्यादा अंत किया। इसने पहला तो निरंकुश नीति लाया। निरंकुश नीति का मतलब होता है कि कोई भी आपको व्यक्तिगत, मतलब क्या बोलते हैं, निरंकुश नीति का मतलब हो गया कि कोई भी वैल्यू नहीं, मतलब कोई आपको जो मतलब अच्छे से ध्यान नहीं देना, कैसे कोई राजपाट चल रहा है या जो भी चीज़ें हैं। अब जैसे मान के चलो हम मंत्री को दे दिया गया, कोई माना गया मुख्यमंत्री है, बिहार का मुख्यमंत्री मान के चलो, अगर वो ठीक से अपना ड्यूटी कर रहा है नॉर्मल, और जनता का ध्यान नहीं दे रहा कि कहाँ पे नल्ला है, कहाँ पे टूटा है, दिस है दैट है, क्या प्रॉब्लम है लोगों का, अगर वो नहीं करेगा, कुछ हेल्प ही नहीं करेगा, तो कोई उसको चाहेगा, नहीं चाहेगा। तो निरंकुश नीति नवाया। निरंकुश नीति उसी को बोले, यानी कोई वैल्यू नहीं थी, जो मन में आया करो, कोई सपोर्ट नहीं। ठीक है। और साथ में इस जॉर्ज थर्ड ने व्यक्तिगत शासन को काफ़ी जोड़ दिया। चाहता था कि हम मतलब क्या बने, तानाशाह बने। इसका मन में यही था कि हम तानाशाह बने, जो हम बोलेंगे वो फॉलो करना पड़ेगा। अमेरिका के ऊपर ये तानाशाह ही करना चाहता था। तो ये भी एक रीज़न था। आठवां जॉर्ज थर्ड बहुत बड़ा रीज़न था। इसके बाद लोगों ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। जॉर्ज थर्ड के कारनामा सुन के लोगों को बोला कि आप मरे या चाहे कटे, आज़ादी तो चाहिए भाई। फिर नौवां रीज़न है तत्कालिक कारण, इसको बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तत्कालिक एकदम करंट कारण बोलते हैं, तो उसको बोलेंगे बोस्टन चाय पार्टी। ये चाय पार्टी आपको ये नहीं समझना है कि एक नॉर्मल पार्टी चल रहा है। तो ये याद रखना है कि कब हुआ था, 1763 में, 73 में हुआ था। बोस्टन चाय पार्टी कब हुआ था, 1773 में। अब इसको डीपली थोड़ा देखिए, बोस्टन चाय पार्टी आखिर है क्या। देखो क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो था इंग्लैंड का है, ये तो पता है आपको। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को पावर दिया गया कि इंडिया से डायरेक्ट आप जो चाय है वो अमेरिका में डायरेक्ट आप बेच सकते हो। पहले क्या था कि इंडिया से लोग क्या था, डायरेक्ट नहीं बेचता था। वहाँ के जो उपनिवेशक थे वो भी व्यापार करते थे, अमेरिका इंडिया से लेके जाते थे और फिर वो बेचते थे अपने जगह। मतलब वो अपने ये खरीदते थे, मतलब और बेचते थे, यानी को खुद पैसा कमाते थे वहाँ के जो बिजनेसमैन थे, है कि नहीं। अब यहाँ पे पावर दे देगा ईस्ट इंडिया कंपनी को, ये तो डायरेक्ट बेच रहा था अमेरिका को, उठाया डायरेक्ट दे दिया। तो वहाँ के आप जो भी व्यवसाय करने वाला है, जो भी बिजनेसमैन है, उसे कौन खरीदेगा। और डायरेक्ट सब इसी को पावर दे दिया गया, तो है कि नहीं। तो वहाँ के जो व्यापारी लोग थे उनको घाटा होने लगा। तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न था। तो लोग गुस्सा आ गए। वहाँ के जो आदिवासी लोग थे, जिनको हम बताए थे अभी कि रियल अमेरिकन जो है, रेड इंडियन जिनको बोला गया है,
उन लोगों ने क्या करा, बोस्टन जो बंदरगाह है, अमेरिका का ऊपर क्या बंदरगाह, बंदरगाह का मतलब क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारे जहाज या नाव रुकते हैं उसको बोलते हैं बंदरगाह। जैसे एयरपोर्ट होता है ना, उस तरह से जहाज़ों के लिए, मतलब पानी वाले जहाज़ों के लिए क्या होता है, बंदरगाह होता है, जहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, नाव रुकते हैं। तो बोस्टन बंदरगाह है अमेरिका में। वहाँ पे क्या हुआ, रेड इंडियन लोगों ने क्या करा, वहाँ जो चाय की पेटी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ चाय की पेटी आया था बेचने के लिए अमेरिका में, तो इन लोगों ने क्या करा, सारा चाय पेटी के लिए और सबको पानी में फेंक दिया, सारा पानी में बहा दिया। अब देखो तो वहाँ तो मामला गर्म हो गया। अब इसके बाद तो वहाँ इंग्लैंड के लोग भी गर्म और यहाँ के उपनिवेशक भी गर्म, दोनों आमना सामने आ गए। अब लोगों ने क्या करा, मीटिंग बनाया, जो उपनिवेशक थे वो सब क्या करें, सब लोगों ने मीटिंग बनाया 1774 में। 13 उपनिवेशक हैं, याद रखना अमेरिका के अंदर कितने आते हैं, 13 उपनिवेश आते हैं। सब ने मिलकर कहाँ करा, तो फिलाडोल्फिया, फिलाडोल्फिया एक जगह है अमेरिका के अंदर, वहाँ पे इन लोगों ने मीटिंग करा कि कैसे कैसे आगे प्लान बनाना है, कैसे हम लोग को आज़ादी मिलेगा। ठीक है, तो फिलाडोल्फिया में इन्होंने फर्स्ट मीटिंग बनाया। अब मीटिंग काफ़ी अच्छा हो गया, ठीक है, मीटिंग तो हो गया। अब देखो इसी कारण क्या हुआ, लोगों के अंदर ये भावना फैलाया कि आज़ादी की, आज़ादी लड़ना है आपको, लोग भी उत्साहित हो गया। अब कोई भी नहीं चाहता था कि हम किसी के अंडर में रहें, तो मामला गर्म हो गया, पूरा युद्ध का माहौल बन गया। अब फिर एक समय आया 18 अप्रैल 1775, इसमें एकदम आमना सामना लड़ाई शुरू हो गया। ब्रिटिश की सेना और क्या हो गया, उपनिवेशवासी आपस में लड़ना शुरू कर दिए, मारा पीटी एकदम डायरेक्ट आज़ादी के लिए। 18 अप्रैल 1775, ठीक है। और ये फर्स्ट युद्ध हुआ, ये मान के चलो ये फर्स्ट जो लड़ाई हुआ वो कहाँ हुआ है, तो ये हुआ लेसिंगटन में हुआ, लेसिंगटन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछ भी सकता है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का फर्स्ट युद्ध कहाँ हुआ और कब हुआ। तो कब हुआ, तो यार 18 अप्रैल 1775 में स्टार्ट हुआ, ठीक है। और लेसिंगटन जगह है, यहाँ पे हुआ, ठीक है। अब देखो युद्ध लड़ाई तो हुआ सेना के बीच में, वहाँ के सेना के बीच में, उपनिवेशों के बीच में। अब फिर क्या हुआ, फिर सेकंड मीटिंग हुआ लड़ाई के बाद। सेकंड मीटिंग जो हुआ 4 जुलाई को करा गया, वहीं करा गया, फिल्डा, क्या नाम था उसका, फिलाडेल्फिया के अंदर, फिलाडेल्फिया जगह है, ठीक है। वहाँ हुआ 1776 ईस्वी में, फिर से 4 जुलाई 1776 में क्या हुआ, फिर से मीटिंग हुआ, ठीक है। तो वहाँ पे एक व्यक्ति थे जिनका नाम था टॉमस जेफरसन, इनके बारे में ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। ये क्या करते थे, पत्रिका वगैरह लिखते थे, लोगों के अंदर जोश भरते थे। तो टॉमस जेफरसन ने स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जो लिखा था, इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, और उस मीटिंग के अंदर पढ़ा गया स्वतंत्रता की घोषणा पत्र, कि हम लोग को आज़ादी चाहिए, ऐसे से ऐसे प्लान बनाया। समझ रहे हो, घोषणा पत्र का मतलब क्या होता है, ये घोषणा कर रहे हैं कि हम स्वतंत्र होना चाहते हैं। तो स्वतंत्रता घोषणा पत्र जो लिखा गया था टॉमस जेफरसन के द्वारा लिखा गया था, और यहाँ इस मीटिंग में पढ़ा गया। और जॉर्ज वाशिंगटन, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है ये, जॉर्ज वाशिंगटन को भूलिएगा नहीं। जॉर्ज वाशिंगटन जो है ये उपनिवेशों का सेनापति चुने गए, यानी कि हेड इनको बनाया गया, जॉर्ज वाशिंगटन को, कि आप हमको लीड कीजिएगा, हम लोगों के लीडर कौन रहेंगे, जॉर्ज वाशिंगटन रहेंगे, ठीक है। फिर लड़ाइयाँ हुई, फिर क्या हुआ, आज़ादी मिली। और आज़ादी कब मिला था, 3 फरवरी 1783 से मिला, पेरिस की संधि के द्वारा। अमेरिका आज़ाद किस संधि के द्वारा हुआ, ये पूछ सकता है आपसे, या पेरिस की संधि क्या है, कैसे कनेक्टेड है। तो पेरिस की संधि कब हुआ था, ये भी पूछेगा। तो पेरिस की संधि 1783 ईस्वी किस लिए हुआ, तो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति के लिए हुआ ये, समझ गए। इस दिन अमेरिका क्या हुआ, आज़ाद हो गया, मान के चलो। फिर आता है कि अब आज़ाद तो हो गए, तो क्या होता है, जैसे भी कोई कंट्री आज़ाद होगा क्या होगा, खुद का संविधान बनाने की सोचेगा कि हम लोग के लिए एक नया नियम करना। पहले से इन लोग का दिमाग रहता नहीं है, बाद में दिमाग आता है, जब इनका शोषण होता है ना। जैसे इंडिया को मान लो, इंडिया में लोगों ने क्या करा, पहले बिजनेस करने आए अंग्रेज लोग, ठीक है, आराम से बिजनेस कराया गया, फिर कंपनी बनाया, फिर लोगों का शोषण करा, फिर लोगों का दिमाग नहीं खुला, फिर लड़ाई करा, लोग दिमाग खुला, तो लड़ाई करा था, फिर ये अंग्रेज भागे, और अंग्रेज भागे तब इनको दिमाग आ गया हम लोग को क्या करना है, नियम कानून बनाना चाहिए। तो फिर संविधान बनाते हैं, फिर उसको लोग फॉलो करता है। और सेम चीज़ अमेरिका के साथ है, सर हर कंट्री के साथ है ये, समझ रहे हो। तो फिर इन्होंने क्या करा, खुद का एक संविधान बनाया, एक नियम कानून का डायरी जो उसको बोलते हैं आप संविधान। 1787 में बनाया गया, संविधान का निर्माण करा। और 1789 में इन्होंने क्या करा, संविधान को लागू करा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लागू कब हुआ और निर्माण कब हुआ, कन्फ्यूजन नहीं करना है। 87 में बना और 89 में इसको लागू करा गया, ये तीनों डेट याद रखना है आपको। पेरिस की संधि 1783, ठीक है। अब देखो अमेरिका तो आज़ाद हो गया, संविधान ही बन गया। अब इसका फ़र्क क्या पड़ा, परिणाम क्या हो सकता है, परिणाम क्या हुआ होगा, देखो ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट है। परिणाम ये हुआ कि अमेरिका तो पहला तो आज़ाद हो गया, फर्स्ट अमेरिका बात तो ये होगा, लोग खुश हो गए। दूसरा क्या हुआ, मुक्त व्यापार को बहुत बढ़ावा मिला। लोग चाहते थे वहाँ के लोग कि फ्रीली हम व्यापार करें, हम पे कोई दबाव नहीं हो, जो मन करेगा जो बेचेंगे, हमको थोड़ी कोई ऊपर से कोई कंट्रोल करेगा, है कि नहीं। तो मुफ्त व्यापार को बहुत काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिला, ठीक है। इसी को मुफ्त व्यापार को हम बोलते हैं कि एक टर्म बोला जाता है लेसेज फेयर। लेसेज फेयर ये टर्म जो दिया गया एडम स्मिथ के द्वारा, क्या पूछ सकता है कि लेसेज फेयर क्या है। तो लेसेज फेयर का मतलब समझना है कि मुक्त व्यापार, जिसको जो मन करे बिजनेस करेगा। और ये कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया, लेसेज फेयर तो एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया। एग्जाम में पूछेगा तो इसलिए ये ध्यान रखना है, ठीक है।
तीसरा काम क्या हुआ, परिणाम ये होगा कि जॉर्ज थर्ड जो तानाशाह बनना चाहते बेचारा, इनका मुट्ठी से आ गया, ये तानाशाह का भी बन नहीं पाए, साथ में इनका अपने देश के अंदर इनका धजिया उड़ने लगा। फिर क्या हुआ, लॉर्ड नॉर्थ का पहले का मंत्रिमंडल था, अब उपनिवेश पर राज करने के लिए क्या था, जो मंत्रिमंडल बनाया गया था, जो गवर्नर वगैरह बनाया गया था, वो क्या था, सब राजा के द्वारा बनाया गया था। तो जो लॉर्ड नॉर्थ का मंत्रिमंडल था वो भी हटा दिया गया, खुद से एक नया मंत्रिमंडल अमेरिकी लोगों ने बनाया खुद का, ये लॉर्ड नॉर्थ का मंत्रिमंडल को हटा दिया गया। यहाँ जो राजतंत्र था उसको एकदम कम से कम कर दिया गया, राजा महाराजा का नामो निशान समझो तो मिट गया, और लोकतंत्र को काफ़ी बढ़ावा मिला, यानी कि जनता के हाथ में पावर दिया गया, कोई किंग नहीं होगा, जनता चुनेगा अपना राष्ट्रपति, और क्या करेगा, वो देश संभालेंगे। तो लोकतंत्र को बढ़ावा मिला, राजतंत्र को खत्म होने के कगार पे आ गया। फिर है देखो क्या हुआ, फिर इसका परिणाम यह हुआ कि ब्रिटेन के अंदर भी कुछ चीज़ें होने लगी, जैसे क्या हुआ, कि आयरलैंड को संसद जो है उसको स्वतंत्र घोषित कर दिया गया, आयरलैंड संसद को क्या करा, स्वतंत्र से घोषित कर दिया गया। इसमें भी क्या था, कब्जा था इंग्लैंड का ही, तो स्वतंत्र घोषित कर दिया गया 1782 में। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आयरलैंड संसद को स्वतंत्र घोषित कब करा गया, 1782 में। ये रीजन क्या था, ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ही इसका रीजन था। अमेरिकी लोग आज़ाद हो गए तो लोगों के मन में ऐसा बात हो गया, तो इन लोग को भी क्या हुआ, स्वतंत्रता मांगने लगे, तो देखो इंग्लैंड संसद को स्वतंत्रता मिल गया। फिर क्या हुआ, कैथोलिक आयरिश लोग थे उनको मताधिकार दिया गया, कैथोलिक आयरिश जो लोग थे उनको मताधिकार दिया गया 1793 ईस्वी में। ये भी आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि कैथोलिक लोगों के जो आयरिश लोग हैं उनको मताधिकार कब दिया गया, तो 1793 में दिया गया। फिर क्या हुआ, आयरिश संसद और वेस्ट मिस्टर संसद, देखो नाम याद रखना पड़ेगा, आयरिश और वेस्ट मिंस्टर संसद दोनों क्या कर दिया, जोड़ दिया गया 1800 ईस्वी में। क्लियर है, तो ये सारा परिणाम हुआ। आगे देखो परिणाम क्या हुआ, आगे में लाफायते, लाफायते क्या था, ये फ्रांसीसी सैनिक का था, नेतृत्व कर रहा था ये, ठीक है। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम क्या हुआ था, ये पार्टिसिपेट कर रहा था, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है। जो फ्रांसीसी सैनिक थे इन्होंने भी क्या करा, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करा लाफायते के नेतृत्व में, समझ गए, इसका परिणाम ये भी हुआ। फिर मौलिक अधिकार की बात करते हैं, मौलिक अधिकार लोगों को मिलना शुरू हो गया, ठीक है। फिर ये भी याद रखना है कि इन लोगों का संविधान बनाया गया, अमेरिकन लोगों ने क्या बनाया, खुद का संविधान बनाया, और ये वर्ल्ड का फर्स्ट लिखित संविधान है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। दुनिया का सबसे बड़ा, बड़ा तो नहीं बोल सकते हैं, दुनिया का बोलेंगे फर्स्ट लिखित संविधान कौन है, तो अमेरिका का है, जो कि 1789 में लागू किया गया, ठीक है। और अगर पूछेगा दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, तो भारत का है। ये बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा हम लोग के पास है। फर्स्ट ये है कि फर्स्टली बार कोई संविधान लिखा था तो अमेरिका के बाद लोगों ने लिखा था। फिर है शक्ति प्रतिकरण सिद्धांत को बढ़ावा मिला। ये सिद्धांत क्या है भाई, ये तो दिया गया किसके द्वारा, तो मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया गया था, मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया गया था शक्ति प्रतिकरण सिद्धांत। इसमें क्या हुआ था कि कोई राजा नहीं होगा, मतलब पावर जो है सबको, सबके हाथों में बांट दिया जाएगा। इससे क्या होगा, नियम कानून अच्छा से मेंटेन रहेगा। अब राजा के हाथ में आप पावर दे दोगे तो क्या करेगा, वो अपने मन से कंट्रोल करेगा। जैसे कि आप कंपनियों के बारे में सोचो, जैसे कि यहाँ पे इंडिया का ही एग्जाम्पल लो, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जैसे जियो वगैरह है, या टेलीकम्युनिकेशन देख लो आप, और वो दो लोग हैं, जियो है, एयरटेल वगैरह है, वोडाफोन आइडिया है, अब इसके अलावा कोई दूसरी कंपनी है नहीं, सारा पावर इन लोग के पास है। तो ये चाहेंगे जो करेंगे अपने मन से कर रहे हैं, रेट बढ़ा दे रहे हैं, घटा दे रहे हैं, तो यही होता है। शक्ति क्या हो गया, यहाँ पे कंसंट्रेट हो गया। अब यही सब में बांट दिया था, बहुत सारी कंपनियाँ होती है, शक्तियों का प्रतिकरण हो जाता, तो क्या था, लोग उतना मनमाना नहीं करते, है कि नहीं। तो शक्ति प्रतिकरण सिद्धांत को क्या बढ़ावा दिया गया, जो कि मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया गया था। फिर ये वयस्क, लेकिन एक चीज़ गड़बड़ था कि अमेरिका तो आज़ाद हो गया, फिर भी देखो क्या था, वयस्क लोगों का वोट देने का अधिकार नहीं था, ना ही महिलाएं वोट दे सकती थी। यानी जैसे हम लोग 18 साल की उम्र में देते हैं ना वोटिंग, वहाँ के बच्चों का अधिकार नहीं था कि आप वोट दीजिए, वयस्क हो गया फिर भी आपका अधिकार नहीं है। वोट वही देगा जिसके हाथ में पैसा है, संपत्ति जिसके पास है, क्योंकि उन लोगों का मानना था कि ये संपत्ति इनका है, तो क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, कुछ खर्च करेंगे, तो लोगों का विकास होगा। तो जिनके पास संपत्ति है वही क्या करते वोट दे सकते थे, ऐसा मामला था, जो कि बहुत ख़राब था। आगे चल के क्या हुआ, इसको सुधारा गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यूएसए के बारे में, हम अमेरिका के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इसको बुलाता है। यूनाइटेड स्टेट यानी कि वही उपनिवेशों की बात हो रही है, कुल 13 उपनिवेश थे। देखो जो नाम तो याद नहीं रखना, लेकिन एज ए आपको दिमाग में रखना है, सिर्फ एग्जाम में तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपको दिमाग में रखना है। या किसी अमेरिकन से आप मिलो तो बोलो कि आप कहाँ से हो, तो बताएगा ये किसी 13 उपनिवेश में से कोई एक से होगा। उपनिवेश का मतलब वही जिस पे क्या हुआ, जिसके ऊपर हम राज कर चुके हैं, या पार्ट्स मान के चलो। तो यूनाइटेड स्टेट में क्या क्या, ये बहुत सारे स्टेट्स का क्या है, एक कॉम्बिनेशन है। यूनाइटेड का मतलब ये हो गया। तो देखो अमेरिका के अंदर क्या आता है, न्यू हैप्शायर आता है, पहला ये हो गया न्यू हैप्शायर। मैसाचुसेट्स है, रोड आइलैंड, फिर है कनेक्टिकट, कनेक्टिकट,
फिर न्यूयॉर्क हो गया, न्यू जर्सी हो गया, ये तो नाम सुना होगा आपने, नॉर्मल नाम है। फिर है आपका पेंसिल्वेनिया, ये भी आपने सुना होगा। डेलावेयर, मेरीलैंड, वर्जीनिया, उत्तरी कैरोलाइन और दक्षिणी कैरोलाइन, साथ में है जॉर्जिया। ये 13 उपनिवेश थे जिसपे क्या था, इंग्लैंड का शासन था। ये सब के सब क्या आज़ाद हो गए और यही सब मिलकर बनाए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। समझ गए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका सिर्फ एक नहीं है ऐसे कि अकेला है, ये सब उपनिवेश को मिला के बनाया गया। ठीक है, तो फिर से नाम पढ़ दे रहा हूँ दिमाग में रखने के लिए। न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड्स, कनेक्टिकट, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, डेलावेयर, मैरीलैंड्स, वर्जीनिया, उत्तरी कैरोलाइंस, दक्षिणी कैरोलाइन और जॉर्जिया। तो ये था हमारा सेकेंड चैप्टर जिसका नाम था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। सारे पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार इसका रिवाइज कीजिएगा और अच्छे से इसको याद करना जाना है। अगले क्लास में क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो आप पढ़ के आइएगा इसको, तब तो बनेगा, है कि नहीं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।